आज हम बात करने जा रहे हैं हमाद अज़हर साहब के वज़ारत ख़ज़ाना का चार्ज संभालने की, डॉक्टर हफीज़ शेख साहब की से ये ज़िम्मेदारी वापस लेने की। इसकी वजूहात क्या हैं और हमाद अज़हर साहब को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर हफीज़ शेख साहब से ये ज़िम्मेदारियाँ वापस क्यों ली गई और इसमें एक से ज़्यादा फैक्टर्स जो हैं वो शामिल हैं। डॉक्टर हफीज़ शेख जो थे, अभी तक उनको मुशीर ख़ज़ाना रखा गया था, फिर उनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया और उसके पीछे सुपीरियर कोर्ट का वो फ़ैसला था जिसके मुताबिक जो मुशीर या स्पेशल असिस्टेंट्स हैं वो काबीना का हिस्सा नहीं बन सकते, और अगर वो काबीना का हिस्सा नहीं बन सकते तो वो NFC अवार्ड की जो मीटिंग्स हैं उनको भी चेयर नहीं कर सकते। तो इसलिए हफीज़ शेख साहब को वज़ारत ख़ज़ाना का कलमदान दिया गया और उसके लिए शर्त ये थी कि उनको 6 महीने के अंदर अंदर पार्लियामेंट का मेंबर इलेक्ट होना था। तो अगर वो सेनेटर बन जाते तो शायद उनका स्टेटस जो है वो कुछ देर मेंटेन रहता, लेकिन चूँकि वो सेनेटर बनने में कामयाब नहीं हुए, पार्लियामेंटेरियन नहीं थे, तो इन एनी केस उनको 6 महीने के अंदर अंदर वापस मुशीर के ओहदे पे जाना था, जिसके बाद वो फिर काबीना का हिस्सा ना रहते और वो NFC को चेयर ना कर पाते। तो एक तो ये फैक्टर था। दूसरा फैक्टर जो इसमें है कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है कि जो बढ़ती हुई इन्फ्लेशन है और महंगाई है, हाल दो के इन्फ्लेशन जो है उसका डायरेक्टली कंट्रोल करना जो है वो स्टेट बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने मॉनेटरी पॉलिसी के ज़रिए, अपने जो फिस्कल पॉलिसीज़ के ज़रिए। लेकिन जो कीमतों की में जो बढ़ती हुई तेज़ी जो है, शायद ज़रूरियात की जो कीमतें हैं उनमें जो इजाफ़ा वो किसी भी हुकूमत की इक़्तिसादी कारकर्दगी को रिफ़्लेक्ट कर रहा होता है। और जब इक़्तिसादी कारकर्दगी की बात आती है तो इक़्तिसादी टीम के हेड जो है यानी फ़ाइनेंस मिनिस्टर, उस पे बात आती है। और यही वजह है कि शायद ज़रूरियात की चीज़ों में इजाफे की पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो नोटिस भी ले रहे थे और वो चाह रहे थे कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं वो उनकी कीमतों में कमी हो, लोगों का पे जो बर्डन है स्पेशली जो लोअर और मिडिल इनकम अर्नर है वो कम हो। तो वो बार बार अपनी टीम को यही तलकीन कर रहे थे कि कीमतों में कमी आनी चाहिए। और जब उन्होंने देखा कि इसमें एक तवातर से कमी नहीं आ रही तो उन्होंने इसमें अपनी टीम में तब्दीली का फ़ैसला किया। इसकी अगर हम तीसरी वजह देखते हैं तो वो ये भी थी कि काबीना में बहुत से जो कैबिनेट मेंबर्स और पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको ये शिकवा था कि प्राइम मिनिस्टर की इक़्तिसादी टीम जो है वो अनइलेक्टेड लोगों पे मुश्तमिल है, जिनके पास ना कॉन्स्टिट्यूंसी है, ना उन्होंने जाके वोटर्स को फेस करना होता है। तो उनका ये ख्याल था कि जो जिस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं तो वो अपने वोटर्स का गम गुस्सा उनको झेलने को मिलता है, और इक़्तिसादी टीम जो है वो शायद उस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे कनेक्टेड नहीं जैसे कि होना चाहिए। तो ये इसलिए भी ये ज़रूरी था कि यहाँ पे एक तब्दीली लाई जाती। और एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर इसमें है वो है स्टेट बैंक का जो ड्राफ्ट आर्डीनेंस। स्टेट बैंक का ड्राफ्ट आर्डीनेंस अभी गो के फाइनल आर्डीनेंस जो है वो पार्लियामेंट में पेश नहीं हुआ, लेकिन जो मुख्तलिफ ड्राफ्ट मीडिया में चल रहे थे उसकी बेसिस पे बहुत ज़्यादा तनकीद जो है वो हो रही थी कि खुदा न खास्ता शायद स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी दे के मुल्क तोड़ दिया जाएगा, या स्टेट बैंक को ऑटोनॉमी देने से ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर जो है वापस आ जाएगा, स्टेट बैंक जो है वो हुकूमत पाकिस्तान को जवाब दे नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो थी और जिनमें से कि अक्सर जो है एग्जैजरेशन है, हम उस पर पहले बात कर चुके हैं अपने एक व्लॉग में, लेकिन ये सारी चीज़ें जो थी ये भी प्राइम मिनिस्टर के लिए तशवीश का बायस बनी, क्योंकि जब कैबिनेट में ड्राफ्ट पेश होता है तो वहाँ पे उतनी सैर हासिल उस पर बहस नहीं हुई थी। सिर्फ ये बताया गया था कि जी चूँकि ये एक प्री रिक्विजिट्स है IMF के प्रोग्राम को रिज्यूम करने के लिए 24 मार्च से पहले काबीना ने उसकी मंजूरी देनी थी और उसकी मंजूरी जो थी वो हो गई, लेकिन उसके अंदर तफसील क्या थी ये प्राइम मिनिस्टर इस बात पे भी यकीनन उनको थोड़ी सी परेशानी होगी कि ये स्टेट बैंक फाइनेंस मिनिस्टर ने स्टेट बैंक का आर्डीनेंस पे पूरी तरह से एतमाद में नहीं लिया। तो इन सारी चीज़ों के नतीजे में अब वज़ारत ख़ज़ाना हमाद अज़हर साहब को दे दी गई है। हमाद अज़हर साहब ऑलरेडी 3 वज़ारतों में अपना जो है लोहा वो मनवा चुके हैं। वो उनको पहले स्टेट मिनिस्टर फॉर रेवेन्यू के तौर पर उन्होंने काम किया, फिर वो इकनॉमिक अफेयर डिवीजन के मिनिस्टर रहे और फैटफ पे बड़ा अच्छे तरीके से पाकिस्तान को डिफेंड किया। आजकल वो इंडस्ट्री और प्रोडक्शन को देख रहे थे। तो उनके पास जो है वो एक्सपीरियंस है, उनको वो एक इलेक्टेड मेंबर हैं, वोटर के साथ कनेक्टेड हैं, एक सियासी और सनती फैमिली से उनका ताल्लुक़ है, तो उनको ख़ुद भी लोगों के जो इश्यूज़ हैं उनका इदराक है।
अब देखना ये होगा कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में कैसे काम करते हैं। और जो हमने एक व्लॉग किया है इन्फ्लेशन के बारे में कि कौन सी 4 इक़साम की इन्फ्लेशन है जो कि पाकिस्तान को हिट कर रही है, तो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन हर तरह की इन्फ्लेशन जो है वो हिट कर रही है। और शायद चूँकि पिछला साल जो बेस ईयर था कोविड की वजह से बहुत कम था, तो आपको इस साल के नंबर्स जो हैं इन्फ्लेशन के वो हाई नज़र आ रहे होंगे। लेकिन जो हुकूमत का करने वाला काम है वो ये है कि एक तरफ तो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की परसूट जो है उसको जारी रखे और दूसरी तरफ सोशल सेफ्टी नेट्स को स्ट्रेंथन करे, टारगेटेड सब्सिडीज़ के मैकेनिज़्म को स्ट्रेंथन करे। और ये हमाद अज़हर साहब के लिए करने वाला काम होगा कि वो किस तरीके से लोगों की ज़िंदगी जो है उसमें आसानी पैदा करते हैं थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। एक जो इसमें सिल्वर लाइनिंग थर्ड वेव, कोविड की थर्ड वेव में है, वैसे तो अल्लाह ताला इसमें सबको महफूज रखे, लेकिन वो ये है कि जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, IMF का जो पुश है पाकिस्तान पे फौरी तौर पे कुछ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, जिनकी वजह से शायद इन्फ्लेशन हो सके या जिनकी वजह से महंगाई हो सके, वो पुश जो है वो कम हो जाएगा जैसा कि पिछले साल था। और थोड़ा सा कुशन मिल जाएगा हुकूमत को, हमाद अज़हर साहब को, कि वो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग जो है वो लेके आए और टारगेटेड सब्सिडीज़ की तरफ तवज्जो दें, सोशल सेफ्टी नेट्स को स्ट्रेंथन करने की तरफ तवज्जो दें और फिस्कल कंसोलिडेशन करते हुए मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए जो माइक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी है ग्रास रूट लेवल पे, उसको वो इग्नोर ना करें।